नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सोहन चौधरी। आज दोस्तों फिर से कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक के साथ साथ हम भारत के मौलिक अधिकारों का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछली 2 क्लास जो मौलिक अधिकारों को लेकर करी थी, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स सभी साथियों का और अच्छा रहा। और यदि दोस्तों हमारी जो पढ़ने की रणनीति है बहुत ही साथियों को अच्छी लग रही है, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज से अच्छा आउटपुट आ रहा है। और साथियों यदि आपका और भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे बताइए, हम और बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को यदि आपने पूरी एंड तक या लास्ट तक देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वो टॉपिक पूरी तरह से आपके क्लियर होगा। हर सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम जो भी नए साथी हैं, मैं एक बार पुनः उनको हमारी रणनीति बता देता हूँ साथियों। हमारी है कि हम कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की जो एनसीईआरटी के सिलेबस बेस पर हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने के बाद हम इम्पोर्टेंट सवालों पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे। और उसके बाद ये टॉपिक पूर्ण होने के बाद हमारी एक बूस्ट क्लास होगी। तो इस प्रकार से हमारा पढ़ने की रणनीति है दोस्तों। यदि इस प्रकार से यदि किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो ये मैं मानता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है साथियों, इस पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। जो संविधान को मैं सबसे पहले अपन पढ़ने की रणनीति में वापस बता रहा हूँ। जो नए साथी हैं उनके लिए हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हिंदी में किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आप लैंग्वेज बना सकते हैं, या मान लिया आरएस या आईएएस या स्कूल लेक्चर या और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव सवाल लिख सकते हैं, उसकी भी मैं लैंग्वेज आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। उसको बाद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप अच्छे तरह से हर टॉपिक क्लियर हो सकता है। तो साथियों हमारा बात करते हैं, पहले सबसे बात करते हैं भारतीय संविधान। देखिए भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य के में आबाद भ्रमण, निवास की स्वतंत्रता और आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार देखिए। हमारा स्वतंत्रता, पहली बात तो सबसे सिंपल सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 है। सिंपल सा सवाल आता है कि ये कितने अनुच्छेद हैं, बहुत ही सिंपल। और अपन काउंटिंग के अंदर बहुत गलती कर बैठते हैं। ये हमारे 4 अनुच्छेद हैं। इनकी संख्या कितनी है आप काउंट कर लीजिए, 19, 20, 21 और 22। ये सवाल सिंपल सा सवाल पूछा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे कितने अनुच्छेदों में विभक्त है या बांटा गया है, तो अनुच्छेद 19 से 22। कितने अनुच्छेद हैं? 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद। तो मौलिक अधिकारों में सबसे लंबा अनुच्छेद है। बात करें पहला सवाल आपके सामने कि मौलिक अधिकारों में यह सबसे लंबा अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। सबसे पहले बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। दोस्तों ध्यान रखना, इस अनुच्छेद 219 है, ये सबसे लंबा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों में। और इस मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार की संख्या दी गई है। इसे मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार की संख्या दी है। किसको? अनुच्छेद 19 को। मौलिक अधिकारों में भी मौलिक अधिकार की संख्या किस अनुच्छेद को दी है? अनुच्छेद 19 को। दोस्तों ये सबसे बड़ा केस है। पहली बात तो बात करते हैं जैसे अनुच्छेद 19(1), उसके बाद ये 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6). ठीक है साथियों, ये इतना बड़ा तो ये खुद 19 है। इसके अलावा इसका भी डिवाइडेशन किया हुआ है कौन से भाग का? 19(1),
के, खे, गे, गे, चे और छ। इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है और आपको इसी क्रम से याद करना है दोस्तों। बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूंगा पूरी तरह से, बहुत ही इजी गोइंग, आपको अच्छी तरह से शानदार तरीके से आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 को लेते हैं, जो सबसे पहले और सबसे बड़ा अनुच्छेद है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी। ये सिंपल सा सवाल बनता है कि मूल संविधान में हमारी स्वतंत्रताएं कितनी, जिस प्रकार से सवाल आता है ना कि हमारे भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7, उसी प्रकार से मूल संविधान में स्वतंत्रताएं भी 7 थी। लेकिन एक स्वतंत्रता कौन सी, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी दोस्तों, उस संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके इसको 20 जून 1979 को हटा दिया गया। और इसको हटाकर कहाँ डाल दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक सवाल किया था कि मैंने ये कहा कि यदि आपका यह सवाल आता है कि संपत्ति की स्वतंत्रता को कब, कौन से संशोधन में हटाया गया, या तो 44वां संविधान संशोधन, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपत्ति को, स्वतंत्रता को कौन से संशोधन के माध्यम से कब हटाया गया, 1978 में, और पूर्णतः कब हटा दिया गया, तो 20 जून 1979 में ये पूर्णतः हटा दिया गया। कहाँ से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो संविधान की अनुच्छेद 301 के तहत। दोस्तों, इस प्रकार से पूरी तरह से याद रखने की कोशिश करना दोस्तों। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) के। हम ले रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1) और के, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे बाद, सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, यहां विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है। इसकी अपन बात करें कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, वो है अनुच्छेद 19(1) के। अनुच्छेद 19(1) के तहत विचार और व्यक्ति। दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, स्वतंत्रता। आपको यदि आपने स्वतंत्रता का अर्थ जाना हो तो मैं थोड़ी सी स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में बात करता हूँ। व्यक्ति, स्वतंत्रता का अर्थ का मतलब होता है व्यक्ति या कोई भी सजीव प्राणी जीवन में जो भी करता है या सोचता है उसमें अपनी इच्छा को भी प्रमुख मानता है, और व्यक्ति अपनी इच्छा को किसी के अधीन नहीं रखना चाहता है, और वह अपनी स्वतंत्रता क्रिया से बांधा उसकी मनोवर्ती उपलब्धि को प्रभावित करती है, और मनुष्य की स्वतंत्रता उसकी मनोवर्ती से संबंधित है। इसकी आवश्यकता और स्वरूप दर्शन को कौतूहल का विषय रहा है। शिक्षा में स्वतंत्रता एक मनोवर्ती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या ज्ञान आवश्यक है, बहुत सारे अलग अलग विद्वान साथियों ने बहुत अलग अलग परिभाषाएं दी है। वैसे अपन बात करते हैं, स्वतंत्रता एक सिद्धांत है, और इसको हम सिद्धांत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको स्वतंत्रता को अंग्रेजी शब्द का जो प्रयुक्त शब्द है लिबर्टी है, फ्रीडम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके मतलब होता है जिसका तात्पर्य होता है तुलना, तराजू वस्तु को भार का माप करता है, उस प्रकार से। तो यहाँ स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वच्छातंत्रवाद नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, यानी ऐसी पाबंदियां जो हमारी स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होता है और दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन न हो। यहाँ पर देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता प्रदान की है। भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन ऐसा कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं करे। जैसे मैं बात करता हूँ कि ये व्यक्ति
ये व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये विचार व्यक्त करते समय इस व्यक्ति की विचारों की या गरिमा का या इसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। ये इस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा रखी है? पाबंदी लगा रखी है दोस्तों। यानी ये व्यक्ति यदि स्वतंत्रता का ये स्वतंत्रता का अपना विचार व्यक्त करता है तो इसे अपनी इस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। इस प्रकार की ये पाबंदी हमारे ऊपर लगा रखी है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19(1) के साथियों साथ साथ बात करता हूं। अब अनुच्छेद 19(1) के अंदर और बात करते हैं। जैसे अलग अलग दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार दे रखा है। तो हमारे अलग अलग बहुत सारे वाद आए और उस वाद के अंदर हमारे वर्तमान जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत सारे व्याख्या की गई हैं जो समय समय पर है। मैं आपको इन व्याख्या के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ साथियों कि एक वाद आया था सकल पेपर्स वाद। सकल पेपर्स वाद न्यायालय में माना गया और इसी अनुच्छेद 19(1) के अंदर ही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। कौन सी स्वतंत्रता निहित है? प्रेस की। कई बार सवाल पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है? प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है? अनुच्छेद 19(1) के। छोटा सा एक और सवाल दोस्तों, यानी जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं जो वर्तमान में, उन स्वतंत्रता का और उल्लेख कहाँ किया गया है? मैंने आपको पहले ही बात कर चुका, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख कर रखा है और हमारे मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया जा चुका है। यानी दो जगह ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख है, इसके साथ साथ हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमारा अगला इसी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 19(1) के नवीन जिंदलवाद। नवीन जिंदलवाद 2004 में एक वाद आया था और इस नवीन जिंदलवाद में ये माना गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना झंडा फहराने का मौलिक अधिकार है। यानी झंडा फहराना यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक घर घर में धारण कराना या पहराने का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें प्राप्त होता है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल आ सकता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को झंडारोहण करने का या झंडा फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ऑप्शन आ सकता है अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 19(1) खे, अनुच्छेद 19 गे। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक और वाद आया था क्रिकेट एसोसिएशन 1995 में। न्यायालय ने माना कि सरकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एकाधिकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब जैसे हमारा सोशल मीडिया है, इंटरनेट है या हमारी टीवी है, रेडियो है, उसके माध्यम से वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत के भीतर या भारत के बाहर व्यक्तियों को प्रभावी रूप से सूचना आदान प्रदान का अधिकार किसके तहत मिला है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना का जो आदान प्रदान है, सूचना का आदान प्रदान है वो भी हमारा किस अनुच्छेद के तहत है? 19(1) के तहत। दोस्तों अगला बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार ये हमारा अधिकार आपको पता है दोस्तों, बाद में आया था, अरुणा राय जी ने हमारा ये अधिकार आंदोलन चलाया था, उसके बाद हमारे को ये प्राप्त हुआ था। तो इसमें भी ये भी हमारे को कौन सा अनुच्छेद में प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 के तहत। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि जैसे प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर निहित है, अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार इसके अंदर निहित है, व्यावसायिक विज्ञापन जैसे अपना बिजनेस है और उस बिजनेस का यदि एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो भी हमारा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(1) के अंदर है। फोन टैपिंग के विरुद्ध हमारा जो अधिकार है वो भी हमारा, यदि कोई भी हमारा फ़ोन ऐसे टैप नहीं कर सकता है तो उसका भी हमारा अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 19(1) के अंदर है। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार भी इसके अंदर है। सूचना का अधिकार भी इसके अंदर है। शांति का अधिकार भी इसके अंदर है। इसके अलावा हम प्रदर्शन कर सकते हैं, यदि हमारी कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विरोध का अधिकार है। लेकिन दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये हड़ताल करना हमारे लिए इस
मौलिक अधिकारों के लिए पाबंदी है। यानी हम किसी भी प्रकार के विचार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे विचार व्यक्त करते समय जैसे ये आदमी है और ये विचार व्यक्त कर रहा है, तो विचार व्यक्त करते समय ऐसे हो कि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक सो रही है और रात को आप बहुत बड़ा स्पीकर लेके, मान लीजिए कि बहुत बड़ा स्पीकर लेके आप आवाज़ निकाल रहे हो और कह रहे सुनिए सभी ग्रामवासियों, मेरे रात की 11 बजी हुई है, आप रात के 11 बजे हैं, आप क्या कर रहे हो, बहुत तेज़ आवाज़ में अपने विचार सुनिए, गांव वालों मेरे या मेरे शहरवासियों मेरे विचार सुनिए। तो ये रात को 11 बजे विचार व्यक्त करना आपकी स्वतंत्रता पर पाबंदी है, इस पर आपको पाबंदी लगाई गई है। इस तरह रात को आप इस प्रकार से किसी की स्वतंत्रताओं का, क्योंकि ये यदि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इनकी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो उस समय आपकी स्वतंत्रता पर ये कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं दोस्तों, इस प्रकार से। दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे सवाल जुड़ चुके हैं। समय समय पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन वाणिज्य वाक में इसे स्वतंत्रता का भाग माना है। इसके अलावा सीपीआई बनाम भारत कुमारवाद, इस कुमारवाद में हमारे को न्यायालय ने यह माना कि बंद करवाना, यानी भारत को या किसी शहर को बंद करवाना क्या है, असंवैधानिक है। और हड़ताल भी असंवैधानिक है जी। ये जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्यवाद में क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1) के का क्या है, उल्लंघन है। दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे जैसे विद्यार्थी हैं और उनको जैसे सीबीएसई बोर्ड है या आरबीएसई बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, उसे अपनी कॉपी दिखाने का जो अधिकार है, जो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका का देखने का जो निरीक्षण करने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है, वो कौन से वाद में हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय 2011, ये 2011 के अंदर एक वाद आया था जिसका नाम है सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय वाद। और इसमें यह प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया। वो भी हमारा कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 के अंदर ये प्राप्त है। इसी प्रकार से भारत प्योर याचिका बनाम भारत संघ मतदाता का जानने का अधिकार भी इसके तहत प्राप्त हुआ। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1) के अंदर उपभोक्ता का जो अधिकार है वो भी हमारे इसी अनुच्छेद के अंदर हमें प्राप्त हुआ। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बात की गई है, जैसे हमारे कई बार सवाल पूछा गया है कि जैसे जीवन बीमा निगम बनाम मुन्ना भाई 1952 में एक वाद आया था, उसमें यदि कोई आदमी आपसे सवाल करता है तो वहाँ पर आप यदि चुप रहते हैं तो चुप रहना भी आपका अधिकार की श्रेणी में आता है, आपकी अधिकार की श्रेणी में आता है। चुप रहने की स्वतंत्रता है, वो भी आपको किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होते हैं, अनुच्छेद 19(1) के तहत आपको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों बहुत वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप दोस्तों यदि अब इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और दोस्तों बहुत सारे विषयों के आपको इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट दे रखी है, और प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) के अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19(1), हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) अस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्र के सभा सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को भी राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा हित में सीमित किया जा सकता है। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, इस अधिकार को भी राज्य के हित में या सार्वजनिक सुरक्षा हित में सीमित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तियों को अपने
विचार उनको प्रचार के लिए शांतिपूर्वक या बिना किन्हीं शस्त्रों की सभा या सम्मेलन का आयोजन भी किया जा सकता है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार प्रदान करता है कि वो संगोष्ठी या सम्मेलन इसके अलावा आंदोलन, बहिष्कार कर सकता है, किंतु शर्त है कि सामाजिक व्यवस्था भंग न हो। धारा 144 के अंतर्गत न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वे किसी भी संगठित बैठक को किसी भी व्यवधान के खतरे के तहत क्या कर सकता है, रोक सकता है। धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर संवैधानिक हो सकता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे को भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण या बिना शस्त्रों के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका तात्पर्य है कि आप शांतिपूर्ण होने चाहिए। सम्मेलन ऐसी जगह होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सम्मेलन जहाँ पर लोग कर रहे हैं वो सम्मेलन का जो स्थान है वहाँ किसी भी प्रकार का, जैसे सार्वजनिक कोई भी स्थान है, वो सार्वजनिक स्थान ऐसा होना चाहिए जिसे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या न हो, हनन न होना चाहिए। पहली बात, जैसे मान ले जाए कि यहाँ पर हम स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ जैसे स्कूल है, विद्यालय है या हॉस्पिटल है, और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे दूसरों की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और यदि मान ले जाए कि एक ऐसे स्थान पर यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, फिर भी ऐसा लगता है कि इस सम्मेलन के अंदर हुड़दंग हो सकता है, जनहानि हो सकती है, तो धारा 144 लगाकर उस सम्मेलन को रोका जा सकता है। और सम्मेलन का मतलब यहाँ पर निशस्त्र सम्मेलन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर नहीं पहुँचना है। जैसे आप तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर AK-47 या बंदूक या तलवार लेकर पहुँच गए और चलो हम सम्मेलन करते हैं। ये हमारे संविधान के या हमारे मौलिक अधिकारों को जिस प्रकार से ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इस प्रकार का सम्मेलन आप आयोजित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(ग, अनुच्छेद 19(1)(ग, 19(1) और ग। दोस्तों देखिए, संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंदर है, गे के अंदर। इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य हित में इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन संगठन ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में सामुदायिक हित के लिए हो, सभी के लिए हो। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु ये स्वतंत्रता भी उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि इससे स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण कर सकता है जो षड्यंत्र करे, जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे, ऐसा करने का प्रयास करता हो, या हमारी राष्ट्रद्रोह की भावना या हमारे देशद्रोह की भावना चलता हो, या ऐसा कोई संगठन बना रहा है जो मानव अधिकारों का हनन करने वाला हो, या ऐसा संगठन बना है जो हमारे देशभक्ति के खिलाफ हो, या हमारी एकता अखंडता को विखंडन करने वाला संगठन हो, तो उस संगठन पर हमारी सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई जा सकती है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हमारा यहाँ पर कई बार पूछा गया कि हमारी जो सहकारी समितियाँ बनी है, ये सहकारी समितियाँ हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत आती है। दोस्तों ये सवाल आ चुका है। दोस्तों ये हमारे क्या हुआ था दोस्तों कि हमारा 97 संविधान संशोधन 2011 संविधान सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हमें दिया गया। सहकारी समिति बनाने का हमें अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 97 संविधान संशोधन के माध्यम से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला है सर्वत्र
आने जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 वन गे, इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार हमें दिया गया। आने जाने का हमें अधिकार दिया गया, यानी भारत भर में अपन कहीं पर भी घूम सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकता। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सीधे अपनी बात रखने या अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां उस व्यक्ति को इंसाफ कराया जाएगा। वहां उस व्यक्ति को क्या करवाया जाएगा? इंसाफ करवाया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक संपूर्ण भारत में कहीं पर भी वो भ्रमण कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं जैसे हमारे जीवन को खतरा है। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ, जैसे ये एक व्यक्ति है और इसको भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन ये व्यक्ति को वहाँ रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ज्वालामुखी फट रही हो तो उस जगह रख सकता है। जैसे यहाँ पर भ्रमण करने के लिए जा रहा है व्यक्ति और मान लीजिए कि यहाँ पर भूकंप आ रहा हो, भूकंप की संकेत मिले हो या तूफान आने वाला हो या तूफान के संकेत मिला हो, तो उस व्यक्ति को अपनी जीवन को सुरक्षा रखते हुए उस पर क्या लगाई जा सकती है? पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं और उन जातियों को जैसे सभ्य नागरिक देखकर उनके प्राण या उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, तो उस व्यक्ति को वहां जाने से रोका जा सकता है, जहां पर उसे दूसरे जातियों या दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इस प्रकार से अपनी सुरक्षा को लेकर, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, हमारे भारत और पाकिस्तान का मान लीजिए युद्ध हो रहा है, वहाँ पर गोलियों की बौछार लगी हुई है और इस व्यक्ति की रोज़ की आदत है, मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर टहलने की आदत है, मेरा तो भ्रमण का अधिकार है। वो व्यक्ति कहता है मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहाँ उस समय आपको रोका जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन जो अनुच्छेद 21 है वो पहले प्राथमिकता देता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता हो गया, यानी सर्वत्र आने जाने बाद निवास की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 डे के अंदर है। देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की गारंटी दी गई है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं पर भी रहने बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी भारत का ये जो नागरिक है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में बच सकता है, जाने की स्वतंत्रता। भ्रमण और निवास के संबंध में ये व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप होती है। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि इकहरी नागरिकता को प्रदर्शित करने वाला जो हमारी बात करता है वो निवास की स्वतंत्रता को देखता है। भ्रमण और निवास की इसी स्वतंत्रता पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है भ्रमण और निवास, जो मैंने आपके दोनों बात की थी, भ्रमण और निवास की इसी स्वतंत्रता पर राज्य सामान्य जनता के हित में एसटी या एससी के हितों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। कहने का तात्पर्य जहां आदिवासी जनजाति निवास करती हैं और उनको जीवन के खतरा है तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है। 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी भी अन्य राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, किंतु भारत की संसद में एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को ये प्रावधान हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन संपत्ति खुद खरीद कर आनंद उठा सकता है। तो यानी निवास करने की भी स्वतंत्रता में इसके अलावा हमारा कुछ संशोधन कर दिया गया। आपको बता, धारा अनुच्छेद 370 हटा दी गई है, तो कुछ और भी फेरबदल हो चुके हैं साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे
वर्ती और व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(6)। इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वर्ती आजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु जनहित में नशीली और खतरनाक चीज़ों को व्यापार करने की अन्य ऐसे कार्य करने जो राज्य हित में न हो उसको निषेध किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21 और 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकार स्वतंत्रता की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने आजीविका के लिए कोई भी पैसा व्यापार या कारोबार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कारोबार कर सकता है, किंतु वह कार्य गैर कानूनी असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बात करें कि भारत के प्रत्येक नागरिक, ये जो आदमी है, ये कोई भी अपना व्यापार कर सकता है, आजीविका के लिए दुकान खोल सकता है, लेकिन ये दुकान या व्यापार जो भी कर रहा है वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। गैर कानूनी का तात्पर्य है, मतलब साथियों, जैसे इसने सरकार के द्वारा ऐसी कोई चीज़ों पर जो पाबंदी लगा रखी है और उसका व्यापार नहीं कर सकता, जैसे तस्करी, ठीक है, जैसे अफीम, गांजा, चरस, या मान लीजिए कि AK-47 या बंदूकें, या ऐसे कोई भी मानवीय हमारे मानव के अंगों का व्यापार, इस प्रकार की कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणतः किसी भी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा, न उसे किसी भी प्रकार के कार्य में बांधा डालेगा। कहने का तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति है उसको ये स्वतंत्र है कि वो अपनी मनपसंद नौकरी कर सकता है, यानी कोई भी जो नौकरी करना चाहता है नौकरी कर सकता है, दुकान खोलना चाहता है दुकान खोल सकता है, व्यापार करना चाहता है तो व्यापार कर सकता है, और यदि वो व्यक्ति की इच्छा है मैं भेड़ बकरी चराना चाहता हूँ तो वो भेड़ बकरी भी चरा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, वो अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय कर सकता है। राज्य उसको बाध्य नहीं करेगा कि आपको इसी प्रकार का कार्य करना है, न उसके लिए उसके इस प्रकार को कार्य में बांधा डालेगा कि जो वास्तव में संवैधानिक कार्य है उस कार्य में कभी भी राज्य आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु इस संबंध में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे किसी विशेष कार्य करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार अनुभवी लोग ही चुने जाएं, वह कार्य भी सरलता से किया जा सके और सरकार किसी कारोबार उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। कहने का तात्पर्य, यदि ऐसा कोई व्यवसाय है मान ले जाए और व्यवसाय है बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि अपन बात करते हैं पहले बैंक थी और सरकार ने बैंक को क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। उसी प्रकार जैसे रेलवे है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, रेलवे को अधिग्रहण कर लिया। किसी भी व्यवसाय को सरकार अधिग्रहण कर सकती है, कारोबार को अपने हाथ में ले सकती है, आंशिक भी ले सकती हैं, यानी पार्टनरशिप में भी ले सकती हैं, पूर्ण रूप से भी ले सकती हैं। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक, कुछ व्यवसाय होते हैं या अपन बात करें नौकरी होती है, तो उसके अंदर कुछ योग्यताएं निर्धारित सरकार कर सकती हैं और उस योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर उनमें भारत के नागरिकों को वहाँ से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 19(1) था, 19(1) जो हमने पढ़ा। अब आपको कि ये पूरी की पूरी जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से याद हो। दोस्तों, ये हमारी वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं और इनको आप अच्छी तरह से याद कैसे कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं दोस्तों। जैसे ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पहले दिमाग में क्या आया, विचार आया। क्या आया, विचार आया। तो ये इस व्यक्ति के विचार आने के बाद कहा कि चलो सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन करने के बाद इस सम्मेलन में आया और कहा कि चलो संघ बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, संघ बनाते हैं। संघ बनाने के बाद दिमाग में आया
संघ बनाने के बाद कि चलो भारत भर में घूमने चलते हैं, क्या बना, घूमने चलते हैं। और घूमने के बाद क्या है, अब थकान हो चुकी है, अब क्या कर लेते हैं, निवास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निवास कर लेते हैं। और निवास करने के बाद कहा कुछ कमाने धमाने के लिए कुछ काम या व्यापार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ व्यापार कर लेते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी मेरी ट्रिक। आपको एक बार पुणे में आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया, विचार आया, और विचार से ये कहा चलो सम्मेलन करते हैं। विचार आने के बाद क्या हुआ इसमें, यानी विचार, ये हमारा अनुच्छेद 19(1) के हो गया, ये हमारा अनुच्छेद 19 खे हो गया, सम्मेलन, विचार आया। उसके बाद कहा कि चलो संघ बनाते हैं, संघ बनाया। संघ बनाने के बाद कहा चलो भारत भर में घूमने चलते हैं। घूमने के बाद कहा अब हम थक गए हैं, निवास कर लेते हैं। निवास कर लिया। निवास करने के बाद कहा कि अब कुछ कमाने धमाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो ये है ना व्यापार, आजीविका। इस प्रकार से हमारी ये 6 स्वतंत्रताएं पूर्ण हो गई दोस्तों। और आपको इसी क्रम से याद रखना है। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि आपकी स्वतंत्रताओं को क्रम से जमाइए, इसमें से आपकी कौन सी स्वतंत्रता को गायब किया यानी हटाया गया है, वो आपको बता चुका हूँ पहले ही। अनुच्छेद 19(1)(च), अनुच्छेद 19(1)(च) है जो हमारी संपत्ति अर्जन का था, जो अनुच्छेद 19(1)(च), इसको हमारी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के अंदर। अब थोड़ा सा मैं उल्लेख कर देता हूं अनुच्छेद 19(2). दोस्तों अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) में क्या है। अनुच्छेद 19 ये 2 कहता है कि राज्य को विचार या अभिव्यक्ति के अधिकार, यानी कहने का तात्पर्य मैं अभी जो बात बताऊंगा 19(2)(3), अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 जो भी बताएंगे वो अनुच्छेद 19(1) के खे गे उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई है उसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(6) में इसका उल्लेख किया गया है। और वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 19(2) इसकी बात कर रहे हैं। ये कहता है कि राज्य को विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर युक्तिगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत भारत की प्रभुसत्ता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना या किसी भी अपराध के लिए उकसाना हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। हमारे विचारों पर क्या लगाई जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है। 16वां संविधान संशोधन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र में भारत से अलग करने का प्रयास करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अपन किसी, हमारा राजस्थान अलग होना चाहिए, भारत अलग होना चाहिए, जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के कोई भी हमारी भारतीय अखंडता के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके विरुद्ध विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(3). अनुच्छेद 19(3) जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया गया। सम्मेलन यानी मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं करें जहां पर सार्वजनिक हित हो या दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो, वहां पर आप पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) कहता है ऐसा कोई भी संगठन का निर्माण न करे जो हमारे देशद्रोह या हमारी एकता अखंडता को फैलता, यानी अखंडता को, हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता हो या हमारे मानव के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का संगठन कार्य करता हो, उस संगठन पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(5) भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण और निवास की स्वतंत्रता के संबंध में राज्य अनुसूचित जाति के हितों को संरक्षण के लिए युक्त पाबंदी लगाई जा सकती है। मैंने आपको तात्पर्य बताया था कि दोस्तों कि जैसे ऐसी जनजातियां निवास करती हैं जो असभ्य लोगों से डरती हैं, तो वहां पर आपको भ्रमण करने या निवास करने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 19(6) है, ये ऐसे व्यापार पर आपको पाबंदी लगाई जा सकती है जो वास्तव में असंवैधानिक है या गैर
असंवैधानिक है, जो मानव या देशद्रोह के खिलाफ हैं, जो सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है, उस प्रकार के व्यापार करने पर पाबंदी हमारे अनुच्छेद 19(6) में है। तो दोस्तों ये आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखने का प्रयास करना, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 20 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। किस समय तक दोस्तों? जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, यानी जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं ठहराया जा सकता दोस्तों। और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति को एक बार दंड के लिए सजा दी जा सकती है, एक बार सजा दी। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जिस समय जो कानून बना हुआ, जिस समय उसने नियमों का उल्लंघन किया है, उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। जैसे बात करते हैं, एक सिंपल सी बात करता हूँ कि जैसे 2001 में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस समय कानून की नज़र में कानून एक व्यक्ति की गाली गलौज करने पर 4 साल की सजा थी, मान ली जाए 4 साल की सजा थी। तो इस कानून न्यायालय द्वारा इसको 2010 के अंदर जब सज़ा सुनाई जाएगी, तो वर्तमान में कानून बदल चुका है और वर्तमान में अपन 2009 में संशोधन कर दिया गया है। और संशोधन करके मान लिया जाए कि ये कर दिया गया है कि अब सज़ा नहीं है, 2 साल की सज़ा कर दी गई है, 2 साल की सज़ा कर दी गई है। लेकिन इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वो इस कानून के अनुसार मिलेगी। और कितने साल की मिलेगी? 4 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। जिस समय जो सज़ा थी, प्रावधान था, उसी सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसको और थोड़ा सा विस्तृत। दोस्तों थोड़ा सा 20 अनुच्छेद को विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल। मैं आपको सवाल भी बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम 20 सवाल आपसे करेंगे या 10 सवाल आपसे करेंगे, महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे एंड में। उसके बाद एक हमारी बूस्ट क्लास होगी, उस समय एक महत्वपूर्ण सवालों की क्लास होगी, उसके बाद हमारी बूस्ट क्लास होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे हाँ आने वाला, और लाइक जरूर कर देना यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों। तो बात करते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण कहता है। इसमें हम बात करते हैं 20(1) की बात करते हैं। ये भूतलक्षी दंड यानी हमारा संविधान बनने से पहले भूतलक्षी दंड कानून प्रतिषेध हैं। सिविल कानूनों को भूतलक्षी प्रभावों से लागू किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कानून को नहीं। किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया। इस घटना के पश्चात विधान भी कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को पुलिस कर्मचारी हमारे हथकड़ी पहना के ले जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ ले जा रहे हैं? न्यायपालिका में ले जा रहे हैं। और न्यायपालिका में ले जा रहे हैं और यहाँ पर आप खड़े हैं और उस व्यक्ति को देख रहे हैं। उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं। तो ये आप देखकर अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि अपराधी को ले जाया जा रहा है, क्योंकि आप कौन हैं? किसी अपराध को सिद्ध करने वाले आपके पास क्या अधिकार है? आपके विरुद्ध ये व्यक्ति कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इसे जब तक न्यायालय द्वारा ये सिद्ध न हो जाए कि ये अपराधी है, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साक्ष्य, सबूत और हमारा
गवाह के आधार पर यह साबित न हो जाता है कि ये वास्तव में अपराधी है, तब तक उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 20(2) की दोस्तों। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण। ये दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरा दंड से क्या है? संरक्षण। ये हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया दोस्तों? अमेरिका से। बहुत ही याद रखना, पूछा गया कई बार सवाल कि दोहरे दंड का संरक्षण हमने कहाँ से लिया? अमेरिका। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार इसमें पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत शामिल होता है। पूर्व दोष सिद्धि का सम्मान समझ लेते हैं। जैसे मैं कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे ये व्यक्ति है, इसको 4 साल की सज़ा हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? 4 साल की सज़ा हुई थी और ये अब जेल से बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन जेल से बाहर आते ही इसको पुनः उसी कानून की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती जैसे जो पहले अपराध किया था। तो एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही सज़ा का प्रावधान है, दूसरी बार उसको सज़ा का प्रावधान नहीं है। यदि मान लिया जाए कि वो दूसरा गुनाह करता है, दूसरा अपराध करता है, तो उसे पुनः सज़ा दी जा सकती है, लेकिन वो उस सज़ा या जो अपराध किया है उस अपराध की प्रकृति के अनुसार ही, जैसे पहली बार उसने किया था तो हो सकता है उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु या मर्डर कर दिया था, तो इस वजह से उसको 10 वर्ष का कारावास हुआ था। लेकिन इस बार उसने कुछ व्यक्तियों को गाली गलौज कर दी या किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया अगर, तो उसको हो सकता है कि उसको 10 दिन की सज़ा हुई या जुर्माना हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक अपराध पर एक बार ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। यह अमेरिका से लिया है, दोहरे दंड का संरक्षण। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20(3) दोस्तों। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? किसी भी अपराध के लिए अभियुक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी यानी गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य, यदि ये अपराधी है व्यक्ति, इस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि स्वयं के विरुद्ध गवाह के रूप में स्वयं के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो सिद्धांत आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान में कई बार सवाल पूछा गया है। आत्म अभिशासन ये हमारा अधिकार है और अब अभिशासन के तहत है सिद्धांत कहा जा सकता है। न्यायालय ने माना कि नार्को विश्लेषण या मिथ्या परीक्षण या ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनुच्छेद 20(3) का क्या है? उल्लंघन करता है। लेकिन अनुच्छेद 21 में मानसिक एकांक का अधिकार का उल्लंघन है। और साथियों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जीवन सबसे बात करें तो दोस्तों, सबसे इसमें सिंपल सा बात करें, सबसे छोटा अनुच्छेद है, जबकि सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21। जबकि सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यदि व्याख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा है हमारा अनुच्छेद 21। व्याख्या की दृष्टि से यानी व्यापक हम बात करें, हर अधिकार को हर जगह हमारी अनुच्छेद 21 की व्याख्या को आधार मानकर सबसे बड़ा अनुच्छेद माना गया अनुच्छेद 21। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन चुके हैं दोस्तों और साथियों, बहुत ही ध्यान से समझना। इस में बात करेंगे इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है और अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। पहले यह सीमित किया जा सकता था दोस्तों, ध्यान रखना। मूल संविधान में ऐसा प्रावधान था कि हमारे जब 25 जून 1975 को जब हमारा आंतरिक आपातकाल लगा था, उस समय हमारी इस
मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों ने बाद में कोर्ट में न्यायालय में याचिका लगाई और उसके बाद संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1970 अधिकार को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। और अब आपातकाल में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जा सकता है। दोस्तों हम पढ़ते हैं इसको बहुत ही विस्तृत थोड़ा सा। और दोस्तों प्राण अनुच्छेद 21 थोड़ा सा बहुत ही विस्तृत पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, इस पर बात करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये हमने पहली बात तो ये सवाल, ये प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये हमने कहाँ से लिया? जापान से। बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल कई बार पूछा गया। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है ये दोस्तों याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है? जापान से। ये हमने कहाँ से ली है? जापान से। दोस्तों ये सवाल पूछा गया, जापान से हमने ये प्रक्रिया ली है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है, ना कि विधायिका को। ये कार्यपालिका, ये अनुच्छेद किसको? दोस्तों याद रखना, यह अनुच्छेद व्यक्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है। यानी कार्यपालिका ऐसा कोई भी आदेश नहीं निकाल सकती, जबकि यह ना कि विधायिका को। यानी कार्यपालिका को हमारे बार विरुद्ध अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका उच्चतम न्यायालय ने इतना रूप परिवर्तित कर दिया है कि अब तो इसकी परिधि सभी मानव अधिकार आते हैं। यानी इतना बार बार हर जगह, हर वाद के अंदर, बहुत सारे वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने वाक्य इतना सिद्ध कर दिया गया है। और इसका जो रूप वो इतना बड़ा व्यापक हो चुका है कि वास्तव में हर अधिकार से इसका लगाव या जुड़ाव हो चुका है। और ये हमारी क्या हो चुका है? ये हमारे व्यापक कर दिया गया है। और इसे मानव अधिकार सारे के सारे, ऐसे लगते हैं सारे के सारे मानव अधिकार इसमें समाहित हो चुके हैं। एक गोपालनवाद 1950 के अंदर ये निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आती है। लेकिन देखिए अनुच्छेद 19 बात करते हैं एक के गोपालनवाद, ये कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और इसमें बात की गई थी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही इसमें अनुच्छेद 21 में आती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? बात करती जापान से ली। लेकिन दोस्तों आगे बात करते हैं, एक वाद आया मेनका गांधीवाद। ये मेनका गांधीवाद आया था दोस्तों 1978 में, 1978 में। और इस वाद में न्यायालय ने माना कि हमारी कानूनी उचित प्रक्रिया द्वारा ही किसी भी व्यक्ति का दंड या प्राण लिए जा सकते हैं। और ये हमने लिया था अमेरिका से। दोस्तों ये हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। ये कानून की उचित प्रक्रिया, जो कानून की उचित प्रक्रिया नीति है, किसके अंदर? अनुच्छेद 21 के अंदर। वो हमने कहाँ से ली? अनुच्छेद 21 अमेरिका से। क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय में सभी न्याय नहीं मिलता है जो शक्ति तात्विक में है, इसलिए विधि द्वारा परीक्षण इसी आधार पर किया जा सकता है। और इसमें युक्त और उचित न्याय संगत है या नहीं है, इस वाद में अनुच्छेद 14, 19, 21 की त्रिमूर्ति को मौलिक अधिकारों की ना भी कहा जा सकता है। यह भी माना गया है कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है, इस वाद में, यानी कौन सा? मेनका गांधीवाद में ये माना गया कि अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21, ये इसको त्रिमूर्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिमूर्ति कहा गया है। और इन्हें मौलिक अधिकारों की नाभि कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की नाभि, यानी सारे के सारे अधिकार इन्हीं अधिकारों पर टिके हुए हैं। नाभि
में कहा गया है। और ये भी माना कि प्राकृतिक निर्णय शामिल हैं, ये एक दूसरे को बल भी प्रदान करते हैं। ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बल भी प्रदान करते हैं। जबकि एक गोपालनवाद में ये माना गया था कि अनुच्छेद 19 और 21 के मध्य परस्पर संबंध नहीं है। 1950 में तो ये माना गया था कि हमारा अनुच्छेद 19 और 21 के अंदर कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा 1978 के अंदर जो गोपालनवाद आया था उसमें यह कहा गया कि इसमें आपस में ये तीनों के अंदर बहुत ही संबंध है, ये तीनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और ये हमारे सारे के सारे अधिकार इन पर टिके हुए हैं। इसलिए अनुच्छेद 19 और 21 के मध्य परस्पर संबंध नहीं है। इसलिए भारत ने एक गोपालनवाद में 1950 में, ज्ञान का गांधीवाद में 1978 में ये कहा कि न्याय की उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा भी कहा गया था। अनुच्छेद 21 में अवशिष्ट का अधिकार भी है। इसमें और भी कुछ अधिकार जोड़े गए हैं दोस्तों। ये बहुत बार सवाल आ चुके हैं, आप यदि ये पूछा जा सकता है कि ये अधिकार किस में है, ये अधिकार किस में है। जैसे मैं आपको सिंपल बात करता हूँ, जैसे हमारी शुद्ध हवा लेने का अधिकार, शुद्ध हवा, वायु, ये हम सरकार से मांग कर सकते हैं। तो ये हमारी शुद्ध हवा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद 21 के अंदर है। हमारा आश्रय का अधिकार किसके अंदर है, अनुच्छेद 21 के अंदर है। हमें अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी सड़कें का होने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है। हथकड़ी लगाने का अधिकार, न लगाने का अधिकार, रात्रि को सोने का अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, विचारण या शीघ्र अधिकार, ये बंदी प्रतिष्ठा के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कहने का तात्पर्य बहुत सारे हमारे अधिकार, यानी शुद्ध हवा होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमारा पानी शुद्ध मिलना चाहिए। ये तमाम जो हमारे अधिकार जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर नए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जा रही हैं, वो हमारे सारे के सारे अधिकार किसके अंदर आ रहे हैं, अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़े गए हैं। जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो हमारा अगला है, हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक बात कर देता हूँ। जैसे इच्छा मृत्यु, ये बहुत बार सवाल अब पूछा जाता है कि क्या हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार है। नहीं है दोस्तों, इच्छा मृत्यु का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है भारत में। इच्छा मृत्यु का, हाँ, ये बात करें कि जैसे उच्चतम न्यायालय सर्वप्रथम 1994 के अंदर बात करें कि हमारे एक वाद आया था 1994 में, किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के अधिकार को स्वीकार किया गया था। लेकिन वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपने निर्णय को बदल दिया और कहा कि इच्छा मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। ये कब बदल दिया गया, वापस 1996 में वापस बदल दिया गया। और उसके बाद वर्ष 2011 के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि हमारे उच्चतम न्यायालय में अरुणा संभाग मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी। लेकिन वर्ष 2014 के अंदर पुणे एनजीओ द्वारा रिट दायर करने के बाद इसको निष्क्रिय कर दिया गया और सभी राज्यों से इसके बारे में विचार भी मांगे गए थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अनुच्छेद 21A, ये नया मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A। दोस्तों देखिए, संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया। इस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया। राज्य के ये पहले कहाँ था, कई बार सवाल पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार पहले कहाँ था। यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था और नीति निर्देशक तत्वों से हटा दिया गया। इसके अनुसार राज्य का 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी से यह भी कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का जिम्मेदारी है।
यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें यह घोषणा की गई राज्य के 6 से लगाकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के। याद रखना दोस्तों, ये केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में उपलब्ध है। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी अधिकार भी एक मूल अधिकार बन चुका है, मूल अधिकार बन चुका है। कहने का तात्पर्य, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल कब लागू हुआ? ये हमारा 1 अप्रैल दोस्तों, ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 से यह क्रियान्वित हो चुका है। न्यायालय ने यह पर्यावरण एनवायरमेंटल प्रोडक्शन कंज्यूम प्रोडक्शन 2011 में राज्यों का यह कर्तव्य है कि विद्यालय में आवश्यकताओं की क्या करें? पूर्ति करें। और ये इसको परिशिष्ट में डाला गया। कहाँ डाला गया? परिशिष्ट में डाला गया, जो RT 2009 में डाला गया। RT 2009 जो हमारा शिक्षा का अधिकार आया है उसके अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अगला अनुच्छेद है 22, जिसे कहते हैं निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण दोस्तों, बंदीकरण से संरक्षण, बंदीकरण से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उससे बंदी बनाने के कारण जानने का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति है, अपराधी है या अपराध कर चुका है, तो कोई भी भारत के प्रत्येक नागरिक को बंदी बनाने के कारण जानने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया है। वो अपने पसंद का वकील से विचार विमर्श कर सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया। कोई अच्छी कानून का ज्ञाता हो, उसे वो परामर्श कर सकता है। तीसरा, उसके पास अधिकार क्या है दोस्तों? वो 24 घंटे के अंदर उस बंदी को न्यायालय के अंदर सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना क्या है? आवश्यक है। यह अधिकार शत्रु देश के निवासियों या निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को, अपराधियों को लागू नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि ये भारत के नागरिकों को और ये 3 ही अधिकार प्राप्त होंगे। उसे बंदी बनाने का कारण जानने का, मुझे किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है, उसको इच्छानुसार स्वयं के कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। और 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। यानी अंतर्गत किसी भी निरोध। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साधारण कानूनी मामले 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। साधारण मामले यानी व्यक्ति को उनको कारणों से अवगत कराया जाए जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया। विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श और प्रत्यक्ष का बात की गई। 24 घंटे के अंदर जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये व्यवस्था, ध्यान रखना, ये व्यवस्था विदेशी नागरिक या निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि व्यक्ति, विदेशी। इसका प्रयोग केवल आपराधिक कार्य या सरकारी अपराध प्रकृति या कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। दंड विषय के अंतर्गत कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी में किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 3 वर्ष से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। थोड़ा सा विस्तार आपको पुनः कर देता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22(1) है, उस 22(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण जानने का और वकील करने का अधिकार है। व्यक्ति यानी व्यक्ति है, देशी या विदेशी, व्यक्ति हो सकता है, देशी विदेशी, जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। इसमें आने जाने का समय नहीं है और यात्रा या अवकाश में छूट है। यानी कहने का तात्पर्य अनुच्छेद जो 22(2) है, इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसे इस व्यक्ति को, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, इसको बिहार के बॉर्डर से पकड़ा गया, मान लीजिए कि बिहार से पकड़ा गया और जैसे राजस्थान लेके आना है, लेकिन राजस्थान आते आते इसके 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं, तो ये कह सकता है अब मुझे 24 घंटे हो चुके हैं, आप बंदी बनाए हुए, और आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। लेकिन इसमें आने जाने का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। गिरफ्तारी से लगाकर जो आने जाने का जो समय है वो निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा यात्रा या अवकाश में इसको छूट दी गई है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट
या जिला अधिकारी के समक्ष पेश किया जाना है। अनुच्छेद जो 22(3) है दोस्तों, वो क्या कहता है कि लेकिन ये अधिकार 2 परिस्थितियों में प्राप्त नहीं होगा। पहली, यदि कोई विदेशी शत्रु है, विदेशी है लेकिन वो शत्रु है, तो उसको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, ऐसा कोई निवारक निरोध अधिनियम, जो हमारा आगे बात कर रहे हैं, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को इसके अंतर्गत इसको छूट प्रदान नहीं की है। इस अनुच्छेद को संविधान का अनिवार्य दुर्गुण भी कहा जाता है। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में नहीं है और ब्रिटेन में युद्ध काल में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भारत में इसका है। ये भारत में है, अमेरिका में ऐसा अनुच्छेद नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है दोस्तों, निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया की नज़रबंदी से है। ये अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। यानी ये निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है या राज्य की सुरक्षा को खतरा या खतरे की धमकी मिल रही है, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच के बंदी बना सकता। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकता जब तक कि उसकी परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का जज हो, की अनुमति से प्राप्त न हो चुकी हो। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारा बहुत सारे हथियार लेके जा रहा है। अब ये हो सकता है जैसे हथियार की मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं कि ये किसान है, एक किसान है और किसान है, ये मार्केट से बहुत सारे हंसिया हाथ में लिए। हंसिया किसके लिए? अपने खेत में काम करने के लिए। लेकिन यदि पुलिस वालों को या हमारी सरकार को यह शक हो जाता है कि नहीं, ये तो किसी आपराधिक घटना में शामिल होने जा रहा है, तो इसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप यदि ये संतोषजनक जवाब दे दिया जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इसको 3 माह के लिए बंदी बना दिया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसको अपराध करने से पहले रोकना, अपराध करने से पहले उस व्यक्ति को रोकना। तो साथियों, हम इस थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो हमारे वर्तमान में समय समय पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कानून बने थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 1980 को जो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो कि बाद में कानून बन गया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक जातियों, दंगों, देश की सुरक्षा के लिए खतरा गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के निरुद्ध करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक कानून की व्यवस्था है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून द्वारा दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आधार पर ही इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया और ये संशोधन किया गया कि किसी भी व्यक्ति को नज़रबंदी के आदेश में की अवधि खत्म होने और आदेश रद्द हो जाने या वापस लिए जाने के बाद नया आदेश जारी कर उसे नज़रबंद किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान ये भी किया गया कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों के अलग अलग विचार रखकर फैसला करना होगा और आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण या तस्करी निरोध अधिनियम 1974 लागू किया गया। दोस्तों, यहाँ पर निवारक अधिनियम के तहत समय समय पर जो हमें कानून बने थे, उन कानून को आपको याद रखना है। कई बार ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस समय कौन सा कानून बना था, इस समय कौन सा कानून का निर्माण हुआ था। दोस्तों, हम बात करें आगे कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश पोटो कानून को समाप्त करने में बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोध अध्यादेश जारी किया गया और इससे पोटो के कई प्रावधान को सम्मिलित किया गया। अब निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या वास्तव में सही है। इस अधिनियम को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता और निरंकुशता का प्रतीक माना गया है। इसके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रहती है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचना के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश में आतंकवाद, अलगाववाद की मार झेल रहा है, तो ऐसे में
ऐसे में इस तरह के कानून आवश्यक उपयोगी हैं। गोपालन वन्ना मद्रास राज्य के विवाद में पातंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता इस प्रकार से व्यक्त की है। किस प्रकार से व्यक्त की है दोस्तों, देखिए, इस व्यय उपकरण की व्यवस्था और जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध हैं, उन्हें समाज में विरोधी या विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई हैं, जिनमें नवजात प्रजातंत्र को, राष्ट्रीय हित को खतरा माना गया। दोस्तों, जिस प्रकार से हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं, यानी हमारा निवारक निरोध अधिनियम के बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं कि ये सबसे पहली बात करते हैं। इस इतिहास का पढ़ने से निवारक निरोध अधिनियम का थोड़ा इतिहास का हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि 1818 के अंदर बंगाल विनियम में इसका उल्लेख किया गया था। उसके बाद 1939 के अंदर भारत रक्षा अधिनियम में 26 नियम का प्रावधान रखा गया था और निवारक निरोध विषय यानी ये संघ सूची की 9 परिशिष्ट माता। देखिए, 1818 में बात आई थी, 1939 के अंदर रखा गया था। अब ये हमारा जो निवारक निरोध जो है वो किसके अंदर है, जो हमारी जो संघ सूची की 9वीं जो परिशिष्ट हैं तथा संवर्ती सूची में 3री परिशिष्ट पर हैं और राज्य सूची की पहला परिशिष्ट में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय निवारक निरोध अधिनियम 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 1969 तक रहा, यानी पटेल महोदय द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1950 में बनाया गया था और कब तक रहा? 1969 तक रहा दोस्तों। फिर 1950 में एक के गोपालनवाद में न्यायालय ने पहली बार न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 को अवैध करार दिया गया, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 से वंचित रखा गया था। फिर 1971 से 1970 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लागू रहा। मीसा के नाम से शॉर्ट नाम रहा है, मीसा, आंतरिक सुरक्षा के नाम से यह कानून लागू रहा। उसके बाद दोस्तों 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम यानी कॉपी पोसा के नाम से आया। फिर 1980 के अंदर दोस्तों 1980 के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नाम से एक निवारक निरोध अधिनियम कानून बना। फिर 1980 में ही एक और आया, चोर बाजारी निवारक या आवश्यक वस्तु प्रदेय अधिनियम आया। उसके बाद 1985 से 1995 तक आतंकवादी विध्वंसकारी क्रियाओं खिलाफ अधिनियम टाडा के नाम से ये हमारा कानून आया। कब तक रहा? 1985 से 1995 तक। उसके बाद दोस्तों हमारे संसद पर हमला हुआ था और संसद के हमले के समय 25 अक्टूबर 2001 को एक नया आया। अध्यादेश के माध्यम से आतंकवादी निरोधक कानून बना, जिसका नाम था पोटो नाम से बना। ये हमारा संसद पर हमला होने के बाद आया। तो 26 मार्च 2002 की संसद की संयुक्त बैठक ने इस अध्यादेश को क्या बना दिया बाद में? यह अध्यादेश था। और अध्यादेश कौन जारी करते हैं आपको पता है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, जो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? 1, 2, 3 इस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। इसको बाद में संसद की संयुक्त बैठक ने क्या कर दिया? अधिनियम का रूप धारण कर दिया। लेकिन बाद में ये हमारी जो यूपीए सरकार आई थी उसने 23 अक्टूबर इसको बाद में 2004 के अंदर इस पोटो को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने बात करी थी। वर्तमान में बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो सवाल थे हमारी, आज हमने बात करी बहुत ही विस्तृत रूप से स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत लंबा वीडियो हो गया, मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। लेकिन मैं थोड़ा सा 10 सवाल में आपसे बात की थी कि 10 सवालों पर और चर्चा कर लेते हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं हमारे मौलिक अधिकार से। मैं सिंपल सीधे सवाल कर रहा हूँ, उसके प्रत्युत्तर भी मैं स्वयं दे रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी?
संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है, जो मौलिक अधिकारों का है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का क्या है? हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में और कितने अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 19 से 22, 4 अनुच्छेदों में उसका उल्लेख है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 1A में जोड़ा गया। दोस्तों 1K अनुच्छेद 19 1K के अंदर जोड़ा गया है। इसमें ए भी लिख सकते हो दोस्तों, के स्थान पर ए भी हो सकता है। उसके बाद सूचना के बाद शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 के अंदर ये जोड़ा गया। दोस्तों आज का वीडियो बहुत कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और फिर लेकर आएंगे दोस्तों अगला वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।